नमस्कार दोस्तों, मैं अजय चौरसिया आप सभी का इस चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आज हम NCERT की क्लास 9th की सोशल साइंस लोकतांत्रिक राजनीति के अध्याय 2 संविधान निर्माण का अध्ययन करेंगे। संविधान निर्माण का अध्ययन करने से पहले हम ये जानेंगे कि संविधान होता क्या है। आप लोगों में से अधिकतर लोग कोई ना कोई गेम्स ज़रूर खेलते होंगे। किसी को हॉकी पसंद है, किसी को फुटबॉल पसंद है, किसी को वॉलीबॉल, और फिर क्रिकेट तो एक ऐसा गेम्स है जो हमारे देश के हर गली मोहल्ले में खेला जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि हर एक खेल में कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करना सभी खिलाड़ियों के लिए अनिवार्य होता है। कुछ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना सभी प्लेयर्स के लिए ज़रूरी होता है। ठीक इसी प्रकार से सोसाइटी के, क्लब के, संस्थाओं के, समाज के, राष्ट्र के अपने अपने नियम होते हैं और उन नियमों का पालन करना लोगों का कर्तव्य होता है। इस पुस्तक के पिछले अध्याय में हमने देखा था कि लोकतंत्र में शासक लोग अपनी मनमानी करने के लिए आज़ाद नहीं हैं। वह अपनी मनमानी नहीं कर सकते। शासन में बैठे हुए लोग, मंत्री हों या अफसर हों, वह अपनी मनमानी नहीं कर सकते। कुछ बुनियादी नियम होते हैं जिनका पालन करना नागरिकों के साथ साथ सरकार के लिए भी अनिवार्य होता है। ऐसे सभी नियमों के सम्मिलित रूप को संविधान कहते हैं। देश का सर्वोच्च कानून होने की हैसियत से संविधान नागरिकों के अधिकार, सरकार की शक्तियाँ और उसके कामकाज करने के तरीकों को भी निर्धारित करता है। इस अध्याय में हम लोकतंत्र के संवैधानिक स्वरूप पर कुछ बुनियादी सवाल उठाएंगे। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, संविधान बनते कैसे हैं, संविधान कौन बनाता है और संविधान को किस तरीके से बनाया जाता है, किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से होते हैं, क्या किसी देश का संविधान बन जाने के पश्चात उसमें देश की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप परिवर्तन हो सकता है। इन सभी बिंदुओं पर हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान के निर्माण की। वहाँ पर किस तरह से संविधान का निर्माण हुआ। तो आइए सबसे पहले हम दक्षिण अफ्रीका के संविधान के निर्माण की बात करते हैं। दोस्तों, आपको मालूम है कि हमारे देश में अंग्रेज लोग व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे और उन्होंने धीरे धीरे पूरे देश पर कब्जा कर लिया। ठीक इसी प्रकार 17वीं और 18वीं सदी में यूरोप की कंपनियां व्यापार करने के उद्देश्य से दक्षिण अफ्रीका गईं। आपको एक बात और बता दें कि दक्षिण अफ्रीका के जो लोग होते हैं वह अपनी प्राकृतिक और भौगोलिक संरचना के कारण अश्वेत होते हैं, यानी कि काले होते हैं। उनकी चमड़ी का रंग काला होता है। और जो यूरोपियन कंपनियां व्यापार करने के उद्देश्य से दक्षिण अफ्रीका गए, वहाँ पर जो अंग्रेज पहुँचे उनका रंग श्वेत होता है। जो यूरोपियन लोग दक्षिण अफ्रीका जाकर बस गए और उन्होंने पूरी शासन व्यवस्था को अपने हाथों में केंद्रित कर लिया, लेकिन उनका बहुमत वहाँ पर कम था। अधिकतर संख्या अश्वेत लोगों की होती थी। अब इस तरह से दक्षिण अफ्रीका में दो तरह के लोग रहने लगे, काले और गोरे। गोरे लोगों ने पूरी शासन व्यवस्था अपने हाथों में केंद्रित कर ली और काले लोग उनके गुलाम हो गए, जबकि अश्वेतों की जनसंख्या 3/4 थी। मतलब जनसंख्या अश्वेतों की ज़्यादा थी, लेकिन वहाँ पर गोरे लोग शासन करने लगे और उन्होंने काले लोगों को अपना गुलाम बना लिया। और जिन अंग्रेज लोगों ने दक्षिण अफ्रीका की शासन व्यवस्था अपने हाथों में ले ली थी, वह सभी अश्वेत लोगों को अपने से नीचा मानने लगे, अपने से हीन मानने लगे, अपने से छोटा मानने लगे। इस तरह से दक्षिण अफ्रीका में इन दोनों के बीच में रंग भेद की राजनीति होने लगी। रंग भेद की राजनीति में सिर्फ अश्वेत लोग ही शिकार नहीं थे। वहाँ पर कुछ रंगीन चमड़ी वाले लोग भी रहते थे, कुछ भारतीय लोग भी रहते थे। इन सभी को श्वेत लोग अपने से छोटा और अपने से नीचा मानते थे, उनको अपने से हीन मानते थे।
इन तीनों ही प्रकार के लोगों को, कौन कौन से, अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय लोगों को वोट डालने का अधिकार भी नहीं दिया गया था। रंग भेद की एहसास की नीति अश्वेतों के लिए खास तौर से दमनकारी थी। उन्हें गोरे लोगों की बस्तियों में रहने बसने की इजाज़त नहीं थी। परमिट होने पर ही वे वहां जाकर काम कर सकते थे। रेलगाड़ी, बस, टैक्सी, होटल, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, पुस्तकालय, सिनेमाघर, नाट्यगृह, समुद्र तट, तरणताल और यहाँ तक कि सार्वजनिक शौचालय तक में गोरे और काले लोगों के लिए एकदम अलग अलग इंतजाम थे। इसे पृथक्करण या अलग अलग करने का इंतजाम कहा जाता है। काले लोग गोरे लोगों के लिए आरक्षित जगह तो क्या, उनके गिरजाघर तक में नहीं जा सकते थे। अश्वेतों को संगठन बनाने और इस भेदभावपूर्ण व्यवहार का विरोध करने का अधिकार भी नहीं था। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेज सरकार द्वारा अश्वेत लोगों के साथ, रंगीन चमड़ी वाले लोगों के साथ और भारतीय मूल के लोगों के साथ किस तरह से रंग भेद अपनाया जाता था, इसका उदाहरण हम आपके लिए वहाँ पर लगे एक होर्डिंग से बताते हैं। आप इस होर्डिंग को देखिए, वहाँ पर किस तरह से रंग भेद की राजनीति इसमें दिखाई देती है। रंग भेद वाले दौर 1953 का एक साइन बोर्ड है जिसमें उस समय के तनावपूर्ण संबंधों का पता चलता है। साइन बोर्ड पर लिखा है, खतरा, देसी, अश्वेत, हिंदुस्तानी और रंगीन चमड़ी वालों, अगर तुम रात में इस परिसर में घुसे तो तुम्हें लापता घोषित कर दिया जाएगा। हथियारबंद सुरक्षा गार्ड्स देखते ही गोली मार देंगे और जंगली कुत्ते लाश को नोच नोच कर खा जाएंगे। तुमको चेतावनी दी गई है। इसके अलावा जो समुद्र के किनारे होते थे वहाँ पर भी अश्वेत लोगों को, रंगीन चमड़ी वाले लोगों को और भारतीय मूल के लोगों को जाना प्रतिबंधित था। वहाँ का भी हम आपके लिए एक साइन बोर्ड बताते हैं। डरबन समुद्र तट पर अंग्रेजी, अफ्रीकांस और जुलू भाषा में लिखा नोटिस बोर्ड। इस पर लिखा है, डरबन नगर, डरबन समुद्र तट, कानून की धारा 37 के तहत इस तट पर नहाने का अधिकार सिर्फ श्वेत नस्ल के लोगों को ही है। आप इन दोनों बोर्ड को देखकर समझ गए होंगे कि वहाँ पर गोरे लोग इन तीन तरह की प्रजातियों के साथ किस तरह का बर्ताव करते थे। धीरे धीरे 1950 से अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोगों ने रंग भेद प्रणाली के खिलाफ संघर्ष प्रारंभ किया। उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए और हड़तालें आयोजित की। भेदभाव वाली इस शासन प्रणाली का विरोध करने वाले संगठन अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के झंडे तले एकत्रित हुए या एकजुट हुए। इनमें कई मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट पार्टी भी सम्मिलित हुई। अनेक समझदार और संवेदनशील गोरे लोग भी रंग भेद समाप्त करने के आंदोलन में अफ्रीकी नेशनल कांग्रेस के साथ आए और उन्होंने इस संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाई। दुनिया के अनेक देशों ने रंग भेद की निंदा की और इस व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन गोरी सरकार ने हजारों अश्वेत और रंगीन चमड़ी वाले लोगों की हत्या और दमन करते हुए अपना शासन जारी रखा। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद के इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे नेल्सन मंडेला के विरुद्ध देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उनके साथ ही 7 अन्य नेताओं को 1964 में रंग भेद से चलने वाली शासन व्यवस्था का विरोध करने के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई और इन सभी को 28 वर्षों के लिए दक्षिण अफ्रीका के सबसे खतरनाक जेल, सबसे भयावह जेल रोबेन द्वीप में रखा गया। रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया तो सरकार को यह एहसास हो गया कि वह अब जोर जबरदस्ती से अश्वेतों पर अपना राज्य कायम नहीं रख सकती है। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव करना प्रारंभ कर दिया। भेदभाव वाले कानून को वापस ले लिया गया, राजनीतिक दलों पर लगाया गया प्रतिबंध और मीडिया पर लगाई गई पाबंदियां वापस ली गईं।
28 वर्षों तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 की मध्यरात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। रंगभेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई और सभी नस्ल के लोगों ने मिलीजुली सरकार के गठन का रास्ता चुना। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज से आग्रह किया कि सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें वे भूल जाएं और गोरे लोगों को माफ़ कर दें। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुषों की समानता, लोकतांत्रिक मूल्य, सामाजिक न्याय और मानव अधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करते हैं। एक पार्टी ने दमन और नृशंस हत्याओं के जोर पर शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई की अगुवाई की थी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ साथ बैठी। 2 वर्ष की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कहीं नहीं बना था। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए उतने अधिकार किसी संविधान ने नहीं दिए थे। साथ ही उन्होंने फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा और ना ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ किया हो, लेकिन अब से हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होगी। दक्षिण अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक तौर तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। यह काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने, साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभवों को आगे के इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ है। आइए अब हम जो सवाल हमने इस अध्याय की शुरुआत में उठाया था उस सवाल पर चर्चा करेंगे कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। संविधान की आवश्यकता या संविधान की जरूरत क्यों होती है। हमें एक संविधान की आवश्यकता क्यों है और संविधान क्या काम करता है, इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले, मतलब अत्याचार करने वाले और अत्याचार को सहने वाले, एक वर्ग श्वेत और दूसरा वर्ग अश्वेत और अन्य लोग, जिसमें रंगीन चमड़ी वाले और भारतीय मूल के लोग थे। इन लोगों ने इन पर अत्याचार किया, दमन किया, इनका शोषण किया ना, इनके साथ रंग भेद की राजनीति की, इनको नीचा माना गया, छोटा माना गया और तरह तरह की यातनाएं दी गईं। ये दोनों ही वर्ग साथ साथ समान हैसियत से बैठकर साथ रहने की योजना बना रहे थे। हालांकि दोनों के लिए एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान काम नहीं था। उनके अंदर अपने अपने तरह के डर थे, अपने अपने किस्म के डर थे। वे अपने हितों की रखवाली करना चाहते थे, अपने हितों की रक्षा करना चाहते थे। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात को लेकर चिंतित थे, इस बात को लेकर डरे हुए थे कि बहुमत के सिद्धांत के साथ किसी प्रकार का समझौता ना हो, क्योंकि लोकतंत्र में बहुमत का सिद्धांत ही काम करता है। इन अश्वेत लोगों को बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे, क्योंकि अभी तक यह लोग इन अधिकारों से वंचित थे। दूसरी ओर अल्पसंख्यक गोरे यानी कि श्वेत लोग, इनकी भी अपनी अपनी चिंताएं थीं।
चूँकि ये लोग यूरोप से व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे और इन्होंने बहुत सारी संपत्ति भी एकत्रित कर ली थी, तो इनको अपनी संपत्ति की चिंता थी, इनको अपने विशेषाधिकारों की चिंता थी, क्योंकि इन्होंने कुछ विशेषाधिकार भी वहाँ पर प्राप्त कर लिए थे। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों ही पक्ष, कौन कौन से पक्ष, श्वेत और अश्वेत, समझौते का रास्ता अपनाने के लिए तैयार हुए। गोरे लोग जो कि अल्पसंख्यक थे वहाँ के, ये लोग बहुमत के सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पर राजी हो गए। वे गरीब लोगों और मजदूरों के कुछ बुनियादी अधिकार देने के लिए भी सहमत हो गए। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हो गए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। अश्वेत लोग इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। यह समझौता आसान नहीं था। इसे लागू करने के लिए पहली आवश्यकता थी कि वे एक दूसरे पर भरोसा करें। अगर वे एक दूसरे पर भरोसा कर भी लें तो क्या गारंटी है कि भविष्य में इसे तोड़ा नहीं जाएगा। ऐसी स्थिति में भरोसा बनाने और उसको बरकरार रखने का एक ही तरीका है, जो बातें उन दोनों पक्षों में तय हुई हैं उनको लिखत पढ़त में लिया जाए। हमारे यहाँ एक कहावत है, 100 बका 1 लिखा। जो बात हम करते हैं उससे बेहतर है अगर हम उसको लिखित में ले लें। जब हम कोई मकान या ज़मीन जायदाद लेते हैं तो रजिस्ट्री क्यों होती है, लिखा पढ़ी होती है कि भैया ये संपत्ति आज से आपकी, उसमें किसी प्रकार का इसमें कोई विवाद नहीं होता है। तो इसी तरह से उन लोगों में इस बात को लेकर समझौता हुआ कि जो बातें उन दोनों पक्षों में तय हुई हैं उनको लिखित पढ़त में लिया जाए, जिससे सभी लोगों पर उन्हें मानने की बाध्यता रहे, सभी लोग उसको मानने के लिए बाध्य रहें। भविष्य में शासकों का चुनाव कैसे होगा, इसके बारे में नियम तय होकर लिखित रूप में आ जाते हैं। चुनी हुई सरकार क्या क्या कर सकती है और क्या क्या नहीं कर सकती, यह भी लिखित रूप में मौजूद रहता है। इन्हीं लिखित नियमों में नागरिकों के अधिकार भी होते हैं, पर ये नियम तभी काम करेंगे जब जीत कर आने वाले लोग इन नियमों को आसानी से बदल ना पाएं। दक्षिण अफ्रीकी लोगों ने इन्हीं चीज़ों का इंतजाम किया। वे इस बात पर भी सहमत हुए कि ये नियम सबसे ऊपर होंगे और कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकती। इन्हीं बुनियादी नियमों के लिखित रूप को संविधान कहते हैं। संविधान की रचना दक्षिण अफ्रीका की ही खासियत नहीं है। हर देश में अलग अलग समूहों के लोग रहते हैं। संभव है कि उनके रिश्ते दक्षिण अफ्रीका के गोरे और कालों जितने कटुतापूर्ण नहीं हों, पर दुनिया भर में लोगों के बीच विचारों और हितों का फर्क रहता है। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली हो या ना हो, पर दुनिया के सभी देशों को ऐसे बुनियादी नियमों की ज़रूरत होती है। यह बात सिर्फ सरकारों पर ही लागू नहीं होती। हर संगठन के कायदे कानून होते हैं, संविधान होता है। इस तरह आपके इलाके का कोई क्लब हो या सरकारी संगठन हो या फिर राजनीतिक दल, सभी को संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान लिखित नियमों की एक ऐसी किताब है, लिखित नियमों की, ध्यान रखना है आपको, लिखित नियमों की किताब। संविधान लिखित नियमों की, संविधान लिखित नियमों की ऐसी किताब है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोग सामूहिक रूप से मानते हैं। संविधान वह सर्वोच्च कानून है जिससे किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों, जिन्हें वहाँ के नागरिक कहा जाता है, के बीच में आपसी संबंध तय होने के साथ साथ लोगों के और सरकार के बीच, मतलब जनता के और सरकार के बीच के संबंध भी तय होते हैं। संविधान अनेक काम करता है। पहला काम, यह साथ रह रहे विभिन्न तरह के लोगों के बीच जरूरी भरोसा और सहयोग विकसित करता है। दूसरा, यह स्पष्ट करता है कि सरकार का गठन कैसे होगा और किसे फैसले लेने का अधिकार होगा। तीसरा, यह सरकार के अधिकारों की सीमा तय करता है और हमें बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं। चौथा, यह अच्छे समाज के गठन के लिए लोगों की आकांक्षाओं को व्यक्त करता है।
जिन देशों में संविधान है वे सभी लोकतांत्रिक शासन वाले हों यह जरूरी नहीं है, लेकिन जिन देशों में लोकतांत्रिक शासन पद्धति है वहाँ संविधान का होना बेहद जरूरी है। ब्रिटेन के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई के बाद अमेरिकी लोगों ने अपने लिए संविधान का निर्माण किया। फ्रांस की क्रांति के पश्चात फ्रांस के लोगों ने एक लोकतांत्रिक संविधान को मान्यता प्रदान की। इसके बाद यह चलन हो गया कि हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में एक लिखित संविधान हो। आइए अब हम भारतीय संविधान के निर्माण की बात करते हैं। भारतीय संविधान का निर्माण किस तरह से हुआ है वो अब हम समझने का प्रयास करेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण दक्षिण अफ्रीका की ही तरह भारत का संविधान भी बहुत अधिक कठिन परिस्थितियों के बीच बना। भारत जैसे विशाल और विविधता वाले देश के लिए संविधान बनाना आसान काम नहीं था। भारत के लोग तब गुलाम की हैसियत से बाहर निकलकर नागरिक की हैसियत पाने जा रहे थे। देश ने धर्म के आधार पर हुए बंटवारे की विभीषिका झेली थी, मतलब हमारे देश का विभाजन हुआ था। भारत और पाकिस्तान के लोगों के लिए बंटवारा भारी, बर्बादी और दहलाने वाला अनुभव था। इस विभाजन से जुड़ी हिंसा में सीमा के दोनों तरफ कम से कम 10 लाख लोग मारे जा चुके थे। एक बड़ी समस्या और भी थी। अंग्रेजों ने देशी रियासतों के शासकों को यह आज़ादी दे दी थी कि वे भारत या पाकिस्तान जिसमें इच्छा हो अपनी रियासत का विलय कर दें या स्वतंत्र रहें। इन रियासतों का विलय मुश्किल और अनिश्चय भरा काम था। जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़ और भोपाल की रियासत के विलय में भारत को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। जब संविधान लिखा जा रहा था, संविधान का निर्माण किया जा रहा था, तब देश का भविष्य इतना सुरक्षित और चैन भरा नहीं था जितना आज है। तो संविधान निर्माताओं को देश के वर्तमान और भविष्य दोनों की ही चिंता थी। सारी मुश्किलों के बावजूद भारतीय संविधान निर्माताओं को एक बड़ा लाभ था। दक्षिण अफ्रीका में जिस तरह संविधान निर्माण के दौर में ही सारी बातों पर सहमति बनानी पड़ी, वैसी स्थिति उस समय भारत में नहीं थी। भारत में आज़ादी की लड़ाई के दौरान ही लोकतंत्र समेत अधिकांश बुनियादी बातों पर राष्ट्रीय सहमति बनाने का काम हो चुका था। हमारा राष्ट्रीय आंदोलन सिर्फ एक विदेशी सत्ता के खिलाफ संघर्ष भर नहीं था, बल्कि अपने समाज और राजनीति को बदलने और नए सिरे से गढ़ने का आंदोलन भी था। आज़ादी के बाद भारत को किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसे लेकर भी आज़ादी के संघर्ष के दौरान भी तीखे मतभेद थे। ऐसे कुछ मतभेद अभी तक बने हुए हैं, पर कुछ बुनियादी विचारों पर लगभग सभी लोगों की सहमति कायम हो चुकी थी। 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य लोगों ने भारत का संविधान लिखा था। इसके पश्चात 1931 में कराची में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उस अधिवेशन में एक प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई कि आज़ाद भारत का संविधान कैसा होगा। इन दोनों ही दस्तावेजों में, कौन कौन से, 1928 के और 1931 के दस्तावेजों में स्वतंत्र भारत के संविधान में सार्वभौम वयस्क मताधिकार, स्वतंत्रता और समानता का अधिकार और अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात कही गई थी। इस प्रकार संविधान की रचना करने के लिए बैठने से पहले ही कुछ बुनियादी मूल्यों पर सभी नेताओं की सहमति बन चुकी थी। औपनिवेशिक शासन की राजनीतिक संस्थाओं और व्यवस्थाओं को जानने समझने से भी नई राजनीतिक संस्थाओं का स्वरूप तय करने में मदद मिली। अंग्रेजी हुकूमत ने बहुत कम लोगों को वोट का अधिकार दिया था। इसके आधार पर अंग्रेजों ने जिस विधायिका का गठन किया
वह बहुत कमज़ोर थी। 1937 के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए थे। इनमें बनी सरकारें पूरी तरह लोकतांत्रिक नहीं थीं, पर विधानसभाओं में जाने और काम करने का अनुभव तब बहुत लाभदायक हुआ, क्योंकि इन्हीं भारतीय लोगों को अपनी संस्थाएं और व्यवस्थाएं बनानी थी और आगे जाकर चलाना भी थी। इसी कारण भारतीय संविधान में कई संस्थाओं और व्यवस्थाओं को पुरानी व्यवस्था से लगभग जस का तस अपना लिया गया है, जैसा कि 1935 का भारत सरकार अधिनियम था। 1935 का भारत शासन अधिनियम आज़ादी के बाद भारत के स्वरूप को लेकर वर्षों पहले चले चिंतन और बहसों ने भी काफ़ी लाभ पहुंचाया। हमारे नेताओं में इतना आत्मविश्वास आ गया कि उन्हें बाहर के विचार और अनुभव को अपनी ज़रूरत के अनुसार अपनाने में कोई हिचक नहीं हुई। हमारे अनेक नेता फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र के कामकाज और अमेरिका के अधिकारों की सूची से काफ़ी प्रभावित थे। रूस में हुई समाजवादी क्रांति ने भी अनेक भारतीयों को प्रभावित किया और वे सामाजिक और आर्थिक समता पर आधारित व्यवस्था बनाने की कल्पना करने लगे थे। लेकिन वे दूसरों की सिर्फ नकल नहीं कर रहे थे। हर कदम पर वे यह सवाल जरूर पूछते थे कि क्या ये चीज़ें भारत के लिए उपयुक्त होंगी। इन सभी चीज़ों ने हमारे संविधान के निर्माण में मदद की। आइए अब हम बात करते हैं संविधान सभा की। अब आपको यहाँ पर एक सवाल का जवाब और मिल जाएगा कि संविधान बनाता कौन है। चुने गए जनप्रतिनिधियों की जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा कहते हैं। संविधान सभा के लिए जुलाई 1946 में चुनाव हुए थे। 9 दिसंबर सन 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। अस्थायी अध्यक्ष। इसके पश्चात 2 दिन बाद यानी कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई। उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसके तत्काल बाद भारत 2 हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। तो संविधान सभा भी 2 हिस्सों में बंट गई, एक भारत की संविधान सभा और दूसरी पाकिस्तान की संविधान सभा। भारतीय संविधान लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। इस संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को अपना काम पूरा कर लिया और 26 जनवरी 1950 को संविधान पूरे देश में लागू हो गया। इसी दिन की याद में हर साल हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस सभा द्वारा 50 साल से भी पहले बनाए गए संविधान को अभी तक हम क्यों मानते हैं? हमने पहले ही एक कारण का जिक्र किया था। संविधान सिर्फ संविधान के सदस्यों के विचारों को ही अभिव्यक्त नहीं करते, यह अपने समय की व्यापक सहमतियों को व्यक्त करता है। दुनिया के कई देशों में संविधान को फिर से लिखना पड़ा, क्योंकि संविधान में दर्ज बुनियादी बातों पर वहाँ के सभी सामाजिक समूहों या राजनीतिक दलों की सहमति नहीं थी। कई देशों में संविधान है, पर वह कागज का टुकड़ा या किसी भी अन्य किताब की तरह एक दस्तावेज भर है, कोई भी उस पर आचरण नहीं करता। पर हमारे संविधान का अनुभव एकदम अलग है, एकदम निराला है। पिछली आधी सदी से ज़्यादा की अवधि में अनेक सामाजिक समूहों ने संविधान में कुछ प्रावधानों पर सवाल उठाए, परंतु किसी भी बड़े सामाजिक समूह ने या राजनीतिक दल ने खुद संविधान की वैधता पर सवाल कभी नहीं उठाया। यह हमारे संविधान की एक असाधारण उपलब्धि है। संविधान मानने का दूसरा कारण यह भी है कि संविधान सभा भारतीय लोगों का
प्रतिनिधित्व कर रही थी। उस समय सार्वभौम वयस्क मताधिकार नहीं था, इसलिए संविधान सभा का चुनाव देश के लोग प्रत्यक्ष ढंग से नहीं कर सकते थे। इसका चुनाव मुख्य रूप से उन प्रांतीय असेंबलियों के सदस्यों ने ही किया था जिनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इसके कारण देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों का इसमें उचित प्रतिनिधित्व हो गया था। इस सभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों का प्रभुत्व था, जिसने राष्ट्रीय आंदोलन की अगुवाई की, पर स्वयं कांग्रेस के अंदर कई राजनीतिक समूह और विचारों के लोग थे। सभा में कई सदस्य ऐसे थे जो कांग्रेस के विचारों से सहमत नहीं थे। सामाजिक रूप से इस सभा में सभी समूह, जाति, वर्ग, धर्म और पेशों के लोग थे। अगर संविधान सभा का गठन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के जरिए हुआ होता तब भी इसका स्वरूप कुछ इसी तरह का होता। और अंततः जिस तरह संविधान सभा ने अपना काम किया वह संविधान को एक तरह की पवित्रता और वैधता प्रदान करती है। संविधान सभा का काम काफ़ी व्यवस्थित, खुला और सर्वसम्मति बनाने के प्रयास पर आधारित था। सबसे पहले कुछ बुनियादी सिद्धांत तय किए गए और उन पर सबकी सहमति बनाई गई। फिर प्रारूप कमेटी के प्रमुख डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने चर्चा के लिए एक प्रारूप संविधान बनाया। संविधान के प्रारूप की प्रत्येक धारा पर कई दौर में चर्चा हुई। 2000 से ज़्यादा संशोधनों पर विचार हुआ। लगभग 3 वर्ष यानी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में 114 दिनों की गंभीर चर्चा हुई। सभा में पेश हर प्रस्ताव, हर शब्द और वहाँ हर कही गई बात को रिकॉर्ड किया गया और संभाला गया। इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 छोटे मोटे खंडों में प्रकाशित किया गया। इन्हीं बहसों से हर प्रावधान के पीछे की सोच और तर्क को समझा जा सकता है। संविधान की व्याख्या के लिए भी इस बहस के दस्तावेजों का उपयोग होता है। आइए अब हम भारत की संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों की चर्चा करते हैं। यह है सरदार वल्लभ भाई झावर भाई पटेल। इनका जन्म गुजरात में हुआ। अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री बने। वकील और बारदोली किसान हत्याग्रह के नेता हैं। भारतीय रियासतों के विलय में निर्णायक भूमिका, बाद में उप प्रधानमंत्री भी बने। सरोजनी नायडू, जन्म आंध्र प्रदेश, कवयित्री, लेखिका और राजनीतिक कार्यकर्ता। कांग्रेस की अग्रणी महिला नेता, बाद में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। अबुल कलाम आज़ाद, जन्म सऊदी अरब, शिक्षाविद, लेखक और धर्मशास्त्रों के ज्ञाता। अरबी के विद्वान, कांग्रेसी नेता, राष्ट्रीय आंदोलन में अग्रणी भूमिका, मुस्लिम अलगाववादी राजनीति के विरोधी, बाद में पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री बने। टी कृष्णमाचारी, जन्म तमिलनाडु, प्रारूप कमेटी के सदस्य, उद्यमी और कांग्रेस के नेता, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में वित्त मंत्री बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जन्म बिहार, संविधान सभा के अध्यक्ष, वकील और चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख भागीदार, 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष बने, बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। जयपाल सिंह, जन्म झारखंड, खिलाड़ी और शिक्षाविद, भारतीय हॉकी टीम के पहले कप्तान, आदिवासी महासभा के संस्थापक अध्यक्ष, बाद में झारखंड पार्टी के संस्थापक। H.C. मुखर्जी, जन्म बंगाल, संविधान सभा के उपाध्यक्ष, प्रसिद्ध लेखक और शिक्षाविद, कांग्रेसी नेता, ऑल इंडिया क्रिश्चियन काउंसिल और बंगाल विधानसभा के सदस्य, बाद में बंगाल के राज्यपाल। जी दुर्गाबाई देशमुख, जन्म आंध्र प्रदेश, वकील और महिला मुक्ति कार्यकर्ता, आंध्र महिला सभा की संस्थापक, कांग्रेस की सक्रिय नेता, बाद में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापक अध्यक्ष। बलदेव सिंह, जन्म हरियाणा, सफल उद्यमी और पंजाब विधानसभा में पंथक अकाली पार्टी के नेता, संविधान सभा में कांग्रेस द्वारा मनोनीत, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री।
कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, जन्म गुजरात, वकील, इतिहासकार और भाषाविद, कांग्रेसी नेता और गांधीवादी, बाद में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्री, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जन्म पश्चिम बंगाल, अंतरिम सरकार में उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री, शिक्षाविद और वकील, हिंदू महासभा में सक्रिय, बाद में भारतीय जनसंघ के संस्थापक। भीमराव रामजी अंबेडकर, जन्म मध्य प्रदेश, प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष, सामाजिक क्रांतिकारी चिंतक, जातिगत बंटवारे और भेदभाव के खिलाफ अग्रणी आंदोलन, बाद में स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में कानून मंत्री, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक। जवाहरलाल नेहरू, जन्म उत्तर प्रदेश, अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री, वकील और कांग्रेस नेता, समाजवाद, लोकतंत्र और साम्राज्यवाद विरोधी के पक्षधर, बाद में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री। सोमनाथ लाहिड़ी, जन्म पश्चिम बंगाल, लेखक और संपादक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता, बाद में पश्चिम बंगाल विधानसभा में सदस्य। आइए अब हम भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्यों की चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य। अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे संविधान के पीछे का दर्शन क्या है, इसके बुनियादी मूल्य कौन से हैं। यह काम हम दो तरीकों से कर सकते हैं। अपने नेताओं के संविधान संबंधी विचार पढ़कर हम इस बात को समझ सकते हैं, परंतु हमारा संविधान स्वयं अपने दर्शन के बारे में जो कहता है उसे पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। संविधान की प्रस्तावना यही काम करती है। आप में से कुछ को भारतीय संविधान निर्माताओं की सूची में एक बड़ा नाम ना होने पर हैरानी हुई होगी, यानी महात्मा गांधी का नाम। वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, पर संविधान सभा के अनेक सदस्य उनके विचारों के अनुयायी थे। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान से अपेक्षा के बारे में इस तरह लिखा था, मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूँ जो उसे गुलामी और अधीनता से मुक्त करे। मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूँगा जिसे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। ऐसा भारत जिसमें लोगों का उच्च वर्ग और निम्न वर्ग ना रहे। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय के लोग पूरे मेलजोल से रहें। ऐसे भारत में छुआछूत या शराब और नशीली चीज़ों के लिए कोई जगह ना हो। औरतों को भी मर्दों जैसे अधिकार हों। मैं इससे कम पर संतुष्ट नहीं होऊंगा। भेदभाव और गैर बराबरी मुक्त भारत का सपना डॉक्टर अंबेडकर के मन में भी था, जिन्होंने संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असमानता कैसे दूर की जा सकती है, इस बारे में उनके विचार दूसरे लोगों से अलग थे। उन्होंने अक्सर गांधी जी और उनके दृष्टिकोण की कटु आलोचना की है। संविधान सभा में दिए गए अपने अंतिम भाषण में उन्होंने अपनी चिंताओं को बहुत स्पष्ट ढंग से रखा था। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। हम इस विरोधाभासपूर्ण जीवन को कितने लंबे समय तक जीते रहेंगे? हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह नकारना लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। इसके साथ ही 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि के समय संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के दिए गए भाषण से भी हमारे संविधान के मूल्यों का हमें पता चलता है। जिन मूल्यों ने स्वतंत्रता संग्राम में प्रेरणा दी और उसे दिशा निर्देश दिए तथा जो इस क्रम में जांच परख लिए गए, वे ही भारतीय लोकतंत्र का आधार बने। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इन्हें शामिल किया गया। भारतीय संविधान की सारी धाराएं इन्हीं के अनुरूप बनी हैं।
संविधान की शुरुआत बुनियादी मूल्यों की एक छोटी सी उद्देशिका के साथ होती है, जिसे संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरणा लेकर समकालीन दुनिया के अधिकांश देश अपने संविधान की शुरुआत एक संविधान के साथ करते हैं। आइए हम अपने संविधान की प्रस्तावना को बहुत सावधानी से पढ़ें और इसमें आए प्रत्येक महत्वपूर्ण शब्द से मतलब समझें। संविधान की प्रस्तावना लोकतंत्र पर एक खूबसूरत कविता सी लगती है, जिसमें वह दर्शन शामिल है जिस पर पूरे संविधान का निर्माण हुआ है। यह दर्शन सरकार के किसी भी कानून और फैसले के मूल्यांकन और परीक्षण का मानक तय करता है। इसके सहारे परखा जा सकता है कि कौन कानून, कौन फैसला अच्छा या बुरा है। इसमें भारतीय संविधान की आत्मा बसती है, आत्मा निवास करती है। संविधान सिर्फ मूल्यों और दर्शन का बयान नहीं है। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया है, संविधान इन मूल्यों को संस्थागत रूप देने की कोशिश है। जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं, उसका अधिकांश हिस्सा इन्हीं व्यवस्थाओं को तय करने वाला है। यह एक बहुत ही लंबा और विस्तृत दस्तावेज है, इसलिए समय समय पर इसे नया रूप देने के लिए इसमें बदलाव की ज़रूरत पड़ती है। भारतीय संविधान के निर्माताओं को लगा कि इसे लोगों की भावनाओं के अनुरूप चलना चाहिए और समाज में हो रहे बदलावों से दूर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने इसे पवित्र, स्थायी और ना बदले जा सकने वाले कानून के रूप में नहीं देखा था। इसलिए उन्होंने बदलावों को समय समय पर शामिल करने का प्रावधान भी रखा। इन बदलावों को संविधान संशोधन कहते हैं। अब शायद आपके एक प्रश्न का और जवाब मिल गया होगा कि संविधान में संशोधन हो सकता है अथवा नहीं, संविधान में बदलाव हो सकता है अथवा नहीं। संविधान ने संस्थागत व्यवस्थाओं को बड़ी कानूनी भाषा में दर्ज किया है। अगर हम संविधान को पहली बार पढ़ें तो इसे समझना मुश्किल लगेगा। फिर भी संस्थाओं के बुनियादी स्वरूप को समझना बहुत मुश्किल बात नहीं है। किसी भी संविधान की तरह भारतीय संविधान भी वे नियम बनाता है जिनके अनुसार शासकों का चुनाव किया जाता है। इसमें स्पष्ट लिखा है कि किसके पास कितनी शक्ति होगी और कौन इस बारे में फैसले लेगा। साथ ही संविधान नागरिकों को कुछ स्पष्ट अधिकार देकर सरकार के लिए लक्ष्मण रेखा तय कर देता है कि सरकार इससे आगे नहीं बढ़ सकती। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने संविधान निर्माण का चैप्टर पूरी तरह से समझ लिया होगा। आपको इस बात का ज्ञान हो गया होगा कि संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, संविधान बनते कैसे हैं और इनको कौन बनाता है और किस तरह से बनाता है। किसी लोकतांत्रिक देश के संविधान को आकार देने वाले मूल्य कौन कौन से होते हैं और संविधान को एक बार बना देने के पश्चात उसमें समाज की बदलती हुई परिस्थितियों के अनुरूप संशोधन हो सकता है अथवा नहीं। मुझे उम्मीद है आपको इन सभी सवालों के जवाब इस अध्याय में मिल गए होंगे। अगर आपका इस अध्याय से संबंधित कोई सवाल है तो कमेंट्स कीजिए, हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। धन्यवाद।